भारत शुरू से ही सिरमौर देश रहा है, यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कही जाती थी इसको। तो लगभग 500 ईस्वी पूर्व, अभी मैं आऊँगा 19वीं सदी में, हम परमाणु की 18वीं और 19वीं सदी में आकर परमाणु के बारे में या तत्व के कणों के बारे में पता कर पाए। वैज्ञानिक दुनिया को पता चला 500 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद ने यह बात बतलाया था कि जितने भी द्रव्य हैं वह कुछ सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, जिनको बाद में और नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन सिद्धांत की तौर पर अगर हम परमाणु की बात करें तो सबसे पहले 18वीं सदी के अंत में लिवोजिए नाम के एक वैज्ञानिक आए। लिवोजिए ने 18वीं सदी के अंत में दो सिद्धांत दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और स्थिर अनुपात का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित होता रहता है, ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है, ना तो द्रव्यमान जुड़ता है, ना ही वह नष्ट होता है। गीता का जो आत्मा के लिए वाणी है ना, आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही आत्मा की मृत्यु होती है, ना नाश होता है। ठीक उसी तरह परमाणु के द्रव्यमान के बारे में लिवोजिए ने क्या कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना ही परमाणु के द्रव्यमान का नाश होता है। और दूसरा जो कहा था उन्होंने, स्थिर अनुपात का नियम, वो मैंने पहले भी बताया था जब मैं पदार्थ चैप्टर का वीडियो, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पदार्थ का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो स्थिर अनुपात का सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी यौगिक में अवयवी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर होता है। सदैव मतलब हर परिस्थिति में। जैसे जल की बात करें, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, तो यह अनुपात सदैव स्थिर होता है, 1:8 ही होता है। लिवोजिए ने ये दो सिद्धांत प्रतिस्थापित किया। उसके बाद परमाणु सिद्धांत के रूप में एक क्रांतिकारी सिद्धांत आया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक परमाणु सिद्धांत दिया। क्या कहा था डाल्टन ने, आइए जानते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ कुछ सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसने कहा था? डाल्टन ने कहा प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ये उस समय डाल्टन ने कहा था, लेकिन वर्तमान में परमाणु को कई टुकड़ों में बांट चुके हैं। हम आगे जाकर इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ने क्या कहा था? प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है ना तो सृजित हो सकते हैं, ना ही नष्ट हो सकते हैं। बिंदु याद रखिएगा। पहला, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य हैं, परमाणु को और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि किसी भी एक तत्व के सभी परमाणुओं का गुण धर्म और आकार समान होता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन के परमाणु लेंगे तो हम कहीं से भी ऑक्सीजन के परमाणु लें तो उनका गुण धर्म और आकार एक समान होगा। और चौथा, यही बात उन्होंने कही थी कि अलग अलग प्रकार के तत्वों या यौगिकों या अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं का आकार और गुण धर्म भी अलग अलग होगा। ये चार बातें डाल्टन ने कही थी 1808 ईस्वी में। बात करते हैं परमाणु के आकार की। तो परमाणु के आकार को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु के आकार को नैनोमीटर में मापा जाता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। याद रखने की बात है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो परमाणु के आकार को हम किस में मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणुओं का प्रतीक या संकेत, ऐसे तो प्रारंभ में कई संकेत
एवं प्रतीक दिए गए परमाणुओं के नामकरण के लिए। जैसे जैसे इनका आविष्कार होता गया तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई तो जो सिंबॉलिक संकेत था, जो पिक्टोरियल संकेत था, चित्र के द्वारा संकेत था, उसमें परेशानी होने लगी लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में एक संस्था का निर्माण हुआ, एक इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ, और उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम IUPAC कहते हैं। IUPAC संस्था जो होती है वह किसी भी तत्व के आविष्कार के बाद उसका नामकरण एवं उसके संकेत की स्वीकृति प्रदान करती है कि इसका क्या नाम होगा और इसका संकेत क्या होगा। तो उसने 3 तरह से किसी भी पदार्थ के, किसी भी तत्व के संकेतों को लिखने की, व्याख्या करने की इजाजत दी है। कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला तरीका है कि नाम के पहले व दूसरे अक्षर, पहले व दूसरे अक्षर में 1 या 2, ठीक है। जैसे कार्बन का C, ऑक्सीजन का संकेत क्या होगा? O होगा, पहले अक्षर। अगर 2 की बात करें तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? एल्यूमिनियम Al, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का Ca। तो जब हम 2 अक्षरों से संकेत बनाते हैं तो याद रखिएगा पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। अगर हम दोनों अक्षर कैपिटल ले लेंगे तो CO अगर हम लिखते हैं तो यह कोबाल्ट होता है, यह कोबाल्ट होता है। लेकिन CO लिखेंगे तो यह कार्बन एवं ऑक्सीजन 2 तत्वों की बात करेगा। तो याद रखिएगा जब हम 2 अक्षर लेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में होगा। ये पहला, नाम के पहले व दूसरे अक्षर से। दूसरा जो तरीका है वह है नाम के पहले तथा अन्य कोई भी अक्षर से। जैसे अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें तो Cl होता है इसका संकेत, पहला अक्षर C, अन्य एक अक्षर ले लिए L। जिंक की बात करें तो Zn। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तो तरीका हुआ उसके लैटिन या ग्रीक नाम से। जैसे आयरन, लोहा जो होता है, इसका लैटिन नाम है फेरस, तो इसका संकेत होता है Fe। सोना का संकेत होता है Au। अब आगे बात करते हैं हम परमाणु द्रव्यमान को कैसे मापते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो 1961 ईस्वी से 1961 ईस्वी के बाद से कार्बन 12 समस्थानिक के पाठ पढ़ाएंगे हम लोग, समस्थानिक की चर्चा करेंगे इसी पाठ में आगे। तो कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12 भाग को हम क्या करते हैं? 1 यूनिट की चर्चा करते हैं। एक जैसे kg रहता है ना, उसी तरह कार्बन 12 के एक परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु के कुल जो द्रव्यमान होता है उसको 12 टुकड़ा करते हैं, और एक टुकड़ा जो होता है उसको 1 यूनिट करके मापते हैं, और उसी से मापते हैं हम लोग। तो मापते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है 1 यूनिट, ठीक है, हाइड्रोजन 1 यूनिट। ऑक्सीजन की बात करें तो 16 यूनिट। इस तरह से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? यूनिट। यूनिट जो है पहले AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट से परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता था। लेकिन वर्तमान में हम इसके लिए केवल U या यूनिट शब्द का
प्रयोग करते हैं। अणु या मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ने से, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ने से अणु का निर्माण होता है। निकृष्ट गैसों के संबंध में अगर बात किया जाए तो एक ही परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। नोबेल गैस एक परमाणु से बने होते हैं, इसके अणु भी एक ही परमाणु से बने होते हैं। अन्य परमाणुओं की बात करें जो सक्रिय परमाणु हैं, उन जो सक्रिय तत्व हैं उनके परमाणु जो है एक से अधिक परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। अब अणु दो तरह के होते हैं, तत्व के अणु और यौगिक के अणु। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले अणु को तत्व के अणु कहते हैं, जबकि अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले अणु को यौगिक के अणु कहते हैं। पदार्थ में हम इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। आणविक द्रव्यमान किसी यौगिक के सभी अवयवी तत्वों के पर सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का कुल योग उस तत्व का उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आणविक द्रव्यमान किसी यौगिक के सभी अवयवी पदार्थों के परमाणुओं के द्रव्यमान का कुल योग क्या कहलाता है? उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मैं बात करता हूं जल की, H2O, इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1। इसका आणविक द्रव्यमान 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुने H प्लस 1 गुने O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 यूनिट तो 2 गुने 1 प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 यूनिट तो 2 एका 2 प्लस 16 एका 16, 18 यूनिट। यह क्या है? H2O का आणविक द्रव्यमान है। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मोल की। यह मोल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से समझिएगा इसे। मोल कुछ नहीं, मोल एक संख्या है। अभी हम देखेंगे कि मोल क्या है। एक मोल बराबर 6.022 गुने 10 का पावर 23 होता है। तो भाई ये संख्या हम क्यों पढ़ें? इस संख्या को एक वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने दिया था, इसीलिए हम इस संख्या को आवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। लेकिन यहां पर इसकी क्या आवश्यकता है? परमाणु में आवोगाद्रो स्थिरांक की या मोल की क्या आवश्यकता है? देखिए, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को अभी मैंने बताया कि वह यूनिट में या यू में होता है। उसे अगर हम ग्राम में बदलना चाहें तो उसके लिए हमें मोल की आवश्यकता होती है। मैं बतलाऊं, जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? ग्राम में 1 ग्राम होगा। जरा देखिए, यदि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट है तो 1 मोल का अर्थात इतना 6.022 गुने 10 का पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु अगर ले लेंगे तो उनका वजन कितना होगा? 1 ग्राम होगा। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु, एक परमाणु का वजन होता है 16 यू, तो अगर 6.022 गुने 10 का पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु ले लेंगे हम लोग तो इसका वजन कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, 16 ग्राम में 1 मोल इतना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताइए, तो 16 ग्राम में 1 मोल होता है। 16 ग्राम में
1 मोल। तो 16 चौके 64, तो 64 ग्राम में कितना होगा? 4 मोल। 4 मोल को हम कितना लिखेंगे? 4 गुने 1 मोल होता है 6.022 गुने 10 का पावर 23। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 छक 24 गुने 10 का पावर 23, या इसको हम यहाँ कर दें तो 2.4088 गुने 10 का पावर 24। ये क्या है हमारा? या 64 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था, लेकिन कालांतर में समय जैसे जैसे बीता लोगों ने परमाणुओं के कई टुकड़े किए, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा ये 3 मूलभूत था। तो आज हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे आगे। इसके अलावा क्या थे? न्यूट्रॉन थे, पाई मेसॉन थे, पॉजिट्रॉन थे ना, एंटी प्रोटॉन, ऐसे कई जो है टुकड़ों में जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो परमाणु को कई सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स मूलभूत कणों में तोड़ दिया गया। तो तोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसके तोड़ने की शुरुआत सबसे पहले माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड रे के रूप में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित कणों की खोज की थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज, अगर इलेक्ट्रॉन नाम से बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है जे टॉमसन का। 1875 ईस्वी में टॉमसन ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और कहा कि परमाणु जो है एक घनावेशित गोले के रूप में है। यह घनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है जहां तहां, जिस तरह तरबूजे में तरबूज का बीज का कोई ठिकाना नहीं होता, उस तरह से धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों में समान, इलेक्ट्रॉन और परमाणु दोनों में विपरीत आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है और दोनों जो है परमाणु में कुछ और पॉजिटिव आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ये बात किसने कहा? जे टॉमसन ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह एक हाइड्रोजन परमाणु के लगभग 2000वां भाग, वास्तव में 1/1850 भाग, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1850वां भाग जितना हल्का इलेक्ट्रॉन का कण होता है और इस पर एक माइनस आवेश होता है, -1 के बराबर आवेश होता है। सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की और उन्होंने बतलाया इसका जो द्रव्यमान होता है वह एक हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु के समान, एक हाइड्रोजन परमाणु के समान होता है। जबकि इसका आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत, इलेक्ट्रॉन में -1 था, इसमें +1 आवेश पाया जाता है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड, नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है इनको। 1908 ईस्वी में नाभिक की खोज के लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार, नोबेल सम्मान से सम्मानित हुए 1908 ईस्वी में नाभिक के लिए। तो नाभिक क्या था? तो इन्होंने, रदरफोर्ड ने क्या किया, बतलाया कि जो है परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में छुपा होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके ठीक बीचों बीच में उसके नाभिक में छुपा होता है, इसके नाभिक में छुपा होता है, जो कि एक घनावेशित भाग है और इसका आकार जो है इस पूरे परमाणु के आकार से 10 का पावर 5 गुना तक कम होता है।
ये बातें किसने कही? रदरफोर्ड ने कही। इसके अलावा रदरफोर्ड ने एक और बात बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सन 1922 ईस्वी में नील बोर नामक वैज्ञानिक को परमाणु मॉडल्स प्रस्तुत करने के लिए, परमाणु की संरचना को प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1922 ईस्वी में। वास्तविक रूप से, विस्तृत रूप से परमाणु के मॉडल को इन्होंने समझाया था और वो परमाणु का मॉडल कुछ इस प्रकार है। इन्होंने बतलाया कि इस तरह से एक परमाणु होता है जिसके ये नाभिक होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इस कक्षा को KLMNO इस तरह से इन्होंने विभक्त किया। अलग अलग कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नील बोर ने बतलाया परमाणु की वास्तविक संरचना। उन्होंने क्या बतलाया? रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नील बोर ने कुछ नहीं कहा, बोला कि अगर चक्कर ऐसे ही लगाएगा तो टक्कर हो जाएगा और टक्कर हो जाएगा तो परमाणु विस्फोट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह पॉसिबल नहीं है कि वह इस तरह इधर उधर चक्कर लगाए। तो उन्होंने क्या कहा? उसे एक सेल में, अलग अलग सेल में डिवाइड किया। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और बतलाया कि इसका द्रव्यमान जो होता है वह प्रोटॉन के बराबर, अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु के बराबर, और आवेश जो होता है इस पर वह क्या होता है? शून्य होता है। परमाणु द्रव्यमान आइए बड़े आराम से समझते हैं। अगर हम परमाणु की बात करें तो यह एक परमाणु है, यह इसका नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए तीन चीजों से मिलकर, तीन मूलभूत तत्वों से मिलकर परमाणु का निर्माण हो गया। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान की, तो कितना आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा परमाणु द्रव्यमान? जरा देखिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अभी मैंने बतलाया कि ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल नगण्य होता है। एक यूनिट जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है उसका भी लगभग 2000वां भाग, मतलब इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब जीरो मान सकते हैं। अगर ये जीरो कर दें तो परमाणु द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, बड़े आराम से। अब मैंने ये भी बतलाया कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वह 1 यूनिट होता है और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 यूनिट होता है, बराबर। तो अगर परमाणु द्रव्यमान, अगर 4 प्रोटॉन होंगे तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान? 4 यूनिट। 7 प्रोटॉन तो 7 यूनिट, 3 न्यूट्रॉन तो 3 यूनिट। तो इस तरह से हम एक संख्या निकाल सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान का संख्यात्मक मान क्या होगा? संख्यात्मक मान, परमाणु द्रव्यमान का संख्यात्मक मान बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और इसी संख्यात्मक मान को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात करें कि कार्बन का परमाणु है, एक कार्बन का परमाणु है जिसमें 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो चूंकि
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या सदैव समान होता है, यह हमेशा बराबर होगा, याद रखिएगा, क्योंकि आवेश जो है उदासीन होता है, परमाणु का 0 होता है, तो ये प्लस और माइनस दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर इस कार्बन परमाणु का द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन 6 यूनिट और 8 यूनिट, कितना हुआ, 14 यूनिट, ये हमारा द्रव्यमान हो गया, और 14 ये क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या हो गया। आइए बात करते हैं परमाणु संख्या की। किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु संख्या या उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं परमाणु संख्या बराबर किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, या इसी को हम कह सकते हैं एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह होता है किसी तत्व का परमाणु संख्या। समस्थानिक का नाम सुना है आप लोगों ने? यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग होता है परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है घेंघा रोग के इलाज में। तो फिर ये समस्थानिक क्या है? जब किसी पदार्थ का परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग, द्रव्यमान संख्या असमान, तो उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है, द्रव्यमान 1 है। ड्यूटेरियम जिसको एक परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2, इसे हम ड्यूटेरियम डी कहते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन का एक और समस्थानिक है, परमाणु संख्या तो 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या 3, इसे ट्रिटियम भी कहते हैं। हम ट्राइटियम या ट्रिटियम कहा जाता है। तो ये तीनों क्या हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। द्रव्यमान संख्या अलग कब होगा? प्रोटॉन तो परमाणु संख्या 1 ही रहेगा। जब न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान संख्या अलग हो जाएगा। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है, लेकिन उसका जो परिभाषा या गुण धर्म है, नाम मिलता जुलता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जिससे बिल्कुल अलग है, और वह है समभारिक। आइसोबार। जब दो तत्वों का परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या असमान हो, ठीक उसका उल्टा असमान, परंतु द्रव्यमान संख्या 1 हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, तो वह क्या कहलाता है? आइसोबार या समभारिक कहलाता है। जैसे कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है, द्रव्यमान 40 है। आर्गन परमाणु संख्या 18 है, लेकिन द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान इसका 40 है। दोनों का द्रव्यमान 40 है। तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम और आर्गन क्या हुए? समभारिक हुए। आगे हम मिलेंगे तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और आवर्त सारणी में उनके स्थान के साथ अगले वीडियो में। तब तक यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो का कीजिएगा इंतजार। हम आ रहे हैं बहुत जल्द आपके लिए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।